जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब फिजिक्स का सबसे शुरुआती पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से और समझना है एक एक पॉइंट को। सबसे पहले आप एक काम करें, अपने पास में कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठें ताकि जो भी मैनुअल फैक्ट्स वगैरह आते हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एमपीपीएससी या फिर किसी भी पटवारी या फिर और किसी भी रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप आपके लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में मापन या मेजरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत खास रहेगा, इसे ध्यान रखें यहाँ पर। और आइए यहाँ पर समझें, लेकिन समझने से पहले थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें और अपने मन को इधर उधर भटकने ना दें, क्योंकि जो मन इधर उधर भटकेगा और दिमाग भटकेगा तो वो चीजें सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे जो हम यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मान लो फिर कोई किसी घोड़े के ऊपर बैठ के जाना है या फिर कोई घुड़सवार होता है, उस घोड़े को आंखों के साइड में कुछ पट्टियां बांध देता है। ठीक है, साइड में इस तरीके से लगा देता है ताकि घोड़ा एकदम स्ट्रेट भागे। और यदि साइड में नहीं लगा है तो घोड़े को इधर दिखेगा उधर दिखेगा, कुछ मतलब मान लो खास दिखा है या दूसरे घोड़े दिख गए तो उधर भाग जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट भागने के लिए एक दिमाग को सही डायरेक्शन देने के लिए पहले अपना माइंड सेटअप बहुत जरूरी होता है, उसके बाद में आपको पढ़ाई करना है। तो देखो यहाँ पर मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, मापन शब्द से यहाँ पर क्या आता है, कुछ अर्थ निकल के कि किसी भी चीज को मापना, मेजरमेंट करना। राइट, तो किसी अब चीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई लंबाई हो सकती है, उनको मापना ये क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखें, मेजरमेंट में सबसे पहले आता है राशि या क्वांटिटी। ठीक है, राशि या फिर क्वांटिटी। तो राशि क्या होता है या क्वांटिटी क्या होता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर जो राशि है या क्वांटिटी है ये क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको मतलब यहाँ पे फिर मान लो बताऊं तो इसमें ये होगा, जिस किसी चीज को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं या फिर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जिस किसी चीज को या फिर जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं या फिर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपके सामने एक लाइन लिखता हूं, उसके बाद में फिर आपको फॉर एग्जांपल लेके फिर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख ले बोर्ड पे, अभी क्या बोला मैंने, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे है उसे राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर लाइट आ रही हो तो आप जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे समझना सही तरीके से, कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं या फिर क्वांटिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वांटिटी, हिंदी में क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी एक ये छोटा सा शब्द है, नॉर्मल सा शब्द है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि बहुत सरल है तो क्या पढ़े, बारीक बारीक चीजों को क्या पढ़े, लेकिन वही बारीक बारीक चीजें आपका एक एक नंबर बढ़ाएगी और वही आपको क्वालिफाई कराएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है हर एक चीज को। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी को, अभी मैं आपको ये बोलूं कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जहां पर आप बैठे हो, चाहे घर में हो सकते हो या फिर किसी रूम पे हो सकते हो, ठीक है, या क्लास में हो सकते हो। तो अभी आपसे ये पूछूं मैं कि आप जिस घर में बैठे हैं अभी, उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, या फिर आपकी जो परिवार है उसमें टोटल कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे 5 या फिर 6 या फिर 4 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 10 भी हो सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हो कि 10 है या फिर 5 है, तो 5 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, एक क्या है, संख्या है, और वो संख्या किसको व्यक्त करती है, किसको दर्शा रही है, आपके परिवार के सदस्यों को, मेंबर्स को। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो परिवार है उस परिवार को संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। मतलब वो क्या है, जो 5 है वो क्या है, क्वांटिटी ही
राशि है, मतलब कितने लोग हैं, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें कि ये जो एक लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी, ये डंडा है, ठीक, ये किसके लिए है? जो स्टूडेंट थोड़ा सा इधर उधर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, उनके माइंड को सही ठिकाने पे लगाने के लिए, ठीक है। तो ये है। तो अब इसके बारे में बात करें उससे पहले अभी मैंने बात किया क्या, आपके परिवार की संख्या के बारे में, जो मेंबर है। तो एक संख्या या फिर जनसंख्या ले लो, ठीक है, जनसंख्या काउंट करने में जनसंख्या, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या क्या है? एक राशि है जिसको हम इस तरीके से राशि के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में अब ये लकड़ी है, ये जो डंडा है, स्ट्रिप है, ये इसका कुछ भार है, ठीक है, वजन है इसका, और इसकी कुछ लंबाई भी है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो लंबाई है, इस लंबाई को भी हम अंकों में या फिर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 62 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर का ये डंडा है। तो इस तरीके से जो लंबाई हम संख्या में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेंगे इसको राशि के रूप में लंबाई, ठीक है, लंबाई। उसके बाद में वस्तु का भार क्या है? मैं केवल भार लिखता हूँ यहाँ पे, वस्तु का भार, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो और बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसको आप लेना चाहो वो सब ले सकते हैं, राइट। तो ये क्लियर हुआ होगा कि राशि क्या होती है या फिर क्वांटिटी क्या होती है, राइट। अब यहाँ पर आगे आए तो यहाँ पे देखते हैं भौतिक राशियां। ये तो राशि हुई। अब यहाँ पे आते हैं भौतिक राशियां, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशियां क्या होती है सबसे पहले ये देख लें। तो भौतिक राशियां भौतिकी के उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, राइट। ये मतलब सिंपली बोले तो फिजिक्स के कुछ नियम है या रूल्स है, ठीक है। फिजिक्स के जिन नियमों को राशियों के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां या फिर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखें या उदाहरण के रूप में देखें, यहाँ पे क्या हो सकता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में लंबाई हो सकती है, ठीक है, उसका टोटल भार हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं ताकि सही तरीके से क्लियर हो सके। पहले क्या है? भार, उसके बाद द्रव्यमान या वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, इस तरीके से और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? जो भार है, द्रव्यमान है, लंबाई है, दूरी है, ये क्या फिजिक्स के कुछ नियम है जहां पर कुछ मानक मान के इनको फिक्स किया गया है, ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा इनको फिक्स किया गया है कि इतने मान लो से की लंबाई है तो इतना मीटर होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे लंबाई, दूरी और विद्युत धारा जिसको हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर मतलब संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भार है, भार को भी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये बोतल लिया, ठीक है। ये जो बोतल है, इस बोतल में क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है ये हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि पूरा भरा हुआ है तो ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है। तो इस तरीके से 1 लीटर मतलब एक क्या है? संख्या है, संख्या के रूप में हमने व्यक्त किया। लेकिन ये जो संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया 1 लीटर, तो लीटर कैसे बोला? तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक पूरा डिस्कशन करके डिसीजन लिया हुआ एक नियम है फिजिक्स का, ठीक है। कि वैज्ञानिकों ने ये एक फिक्स इतनी मात्रा ले ली और उसको मान लिया कि ये 1 लीटर होगा आज के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। और उसके बाद में फिर बात करें यहाँ पर इसके भार की, तो ये जो पानी है इसका क्या होगा? भार होगा। इसको यदि हम छोड़ देते हैं यहाँ से तो ये कहाँ पर जाएगा? नीचे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या है? भार क्या है? एक भौतिक राशि है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है, तो भौतिक राशि है। लंबाई क्या है? भौतिक राशि है, ठीक है, इसको व्यक्त कर सकते हैं संख्या के रूप में। दूरी है, विद्युत धारा है, ठीक।
तो उम्मीद है कि इतना क्लियर हुआ होगा और ये चीजों को थोड़ा सा याद रखें, राइट। तो इतना सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे समझते जाते हैं। चलिए यहाँ पर अब समझते हैं भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियां क्या है, इनको दो भागों में यहाँ पर बांटा है। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है हमने पहले समझ लिया है। अब देखते हैं इनके टाइप्स। तो इनके जो प्रकार है वो कितने हैं, तो इनके दो प्रकार हैं। कितने हैं, दो प्रकार हैं किसकी, भौतिक राशियों के। अब दो भागों में इनको समझने के लिए तोड़ा गया है, जिसमें एक तरफ है अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी तरफ है यहाँ पर सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये अदिश राशि है और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे सदिश राशि। ठीक है, तो सदिश राशि जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भौतिक राशियां हैं इनको दो भागों में तोड़ दिया है और दोनों को तोड़ के अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक चीज को। आज के बाद ये एक बार देख लिया तो फिर आपको कभी भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार में यहाँ पर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसकी बात करें अदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अदिश राशि, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अदिश राशि होती है वो कैसी राशि होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर हम मारते हैं इसको क्रॉस। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब ठीक उसी टाइप से यहाँ पर देख लेते हैं सदिश में। तो सदिश में इसकी परिभाषा की बात करें हम, परिभाषा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जैसे यहाँ पर केवल परिमाण है तो सदिश है, सदिश मतलब दिशा के सहित। ठीक है, सदिश मतलब दिशा के सहित। तो इसमें जिस ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा भी होगी, परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होगी। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होगा और प्लस क्या होगा, दिशा भी होगी। तो परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होती है, उन्हें हम ये सदिश राशियां कहते हैं या सदिश राशि कहते हैं। ठीक, तो ये होगी दोनों की परिभाषा। आपको डायरेक्ट इस रूप में केवल याद रखना है कि यहाँ पे केवल परिमाण होता है और इधर परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं। राइट, अब आते हैं सही मुद्दे पे जिससे हमें ये परमानेंटली याद रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं उदाहरण। अदिश राशि का सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो ये है स्पीड। ठीक है, स्पीड, किसी भी वस्तु की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड या कोई भी और ट्रक वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, उनकी जो स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने ये जो ट्रक है, ठीक है, अब ये ट्रक है, ये ट्रक इसकी स्पीड होगी। ठीक है, अब ये इसकी जो स्पीड होगी, ऐसा जरूरी नहीं कि ये फिक्स एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब रोड कैसा भी हो सकता है, मोड़ आ सकता है, घुमावदार मोड़ आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इस ट्रक की जो गति है, स्पीड है, ये स्पीड थोड़ी देर इधर जाएगी, उसके बाद राउंड आ गया तो फिर इस तरीके से घूम जाएगी। ठीक है, तो ऐसे गोल गोल भी ये स्पीड पकड़ सकता है या फिर गोल गोल भी राउंड लगा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें परिमाण तो है, काम तो कर रहा है। ठीक है, ट्रक यहाँ पे चल तो रहा है लेकिन इसकी दिशा है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, एक ग्राउंड के चारों ओर मान लो ट्रक घुमाते हैं इसको, तो इसकी दिशा फिक्स नहीं होती। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रक से समझना है कि जो स्पीड है या फिर गति है, जिसको हम चाल बोलते हैं, चाल या फिर गति, ये अदिश राशि में आएगी। ठीक है, अदिश राशि में आएगी और इसके बाद में इसका जो एक ये समझ लो जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसमें कुछ भरा है, उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या होगा, अदिश राशि में आएगा। तो द्रव्यमान भी लिख लेते हैं यहाँ पे, द्रव्यमान। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब द्रव्यमान मान लो ये है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो इसमें ये जो पानी है इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि हर एक कण के ऊपर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। ठीक है, तो जो दाब है और ताप है ये दोनों ही क्या है, अदिश राशि में आएंगे। ठीक है, इस वाटर का जो अंदर का दाब है और अभी जिस लाइट में आप पढ़ रहे हो या फिर जिस लाइट में ये वीडियो बन रहा है, ये जो लाइट है, इस लाइट का प्रकाश किसी एक दिशा में गमन नहीं करता है।
ठीक है, एक दिशा में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश है वो भी कैसा है, अदिश राशि है, अदिश राशि में आएगा। जो दाब है ये भी कैसा है, अदिश राशि में आएगा। वो जो ताप है, किसी भी मान लो सूर्य का ताप ले लो, तो सूर्य का ताप ऐसा नहीं है कि एक जगह आता है। ठीक है, इंडिया है, इंडिया के ऊपर आ रहा है, मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। यदि पाकिस्तान के ऊपर पूरा ताप आ गया तो पाकिस्तान वहां पे दिखेगा नहीं अगले दिन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं थोड़ा आसानी से एग्जाम्पल लेके। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें ताप, उसके बाद लिख लें दाब। ठीक है, उसके बाद में और क्या यहाँ पे, शक्ति, प्रकाश, शक्ति। ठीक, ये है, और द्रव्यमान। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हैं सारी द्रव्यमान। राइट, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। प्रतिरोध ले लो, कोई विद्युत प्रवाहित हो रही है धारा, ठीक है, तो उसके मार्ग में आने वाला जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किस टाइप का राशि है, कैसी राशि है, स्केलर मतलब अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। एग्जाम में, आपके एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे, प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं वो एक अदिश राशि है। प्रतिरोध की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रतिरोध को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, तो इस टाइप से आपको खुद को भी थोड़ा सा अनुमान लगाना है और कौन कौन सी राशियां हो सकती है। ठीक है, और जो भी राशियां हैं आप एक बार कमेंट जरूर करें कि ये राशि भी अदिश राशि हो सकती है या सदिश हो सकती है। राइट, तो अब इसके अलावा अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सदिश पे। अब सदिश पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के रूप में कि क्या क्या सदिश हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड लिखा अपन ने, गति लिखा, ठीक है, गति लिखा, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे यहाँ पे स्पीड। तो ये जो स्पीड है ये तो अदिश राशि है, पल पल में बदल जाती है, मतलब क्या है, अदिश राशि है। ठीक, अब इसी स्पीड के कारण जो बनने वाला वेग है या फिर इससे क्रिएट होने वाला वेग है वो वेग एक सदिश राशि होता है। ठीक है, वेग सदिश राशि होता है। मतलब ये जो ट्रक है ये स्पीड में गोल गोल राउंड भले ही घूमता हो, ठीक है, भले ही घूमता हो, या फिर आपको थोड़ा सा और एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ये एक खिलौना है, मान लो कुछ भी है, छड़ है ले लो। अब इसको अपन घुमाते हैं चारों तरफ इस तरीके से। अब इस तरीके से इसको घुमाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी स्पीड तो हर पल क्या होगी, बदलती है। ठीक है, बदलेगी, लेकिन इसका जो त्वरण है, इसका वेग है वो फिक्स रहेगा, मतलब एक डायरेक्शन में रहेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो त्वरण है, मान लो ये यहाँ से घूम के इधर जाएगा तो इसका जो वेग है, इस वेग की जो दिशा होगी ये इस तरीके से होगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो गोल है पहिया, अब इसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आके इसका जो वेग है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और इधर जिस पॉइंट पे आके इस तरीके से जाएगा और इस पॉइंट पे आके इस तरीके से जाएगा। मतलब ये है कि इसकी जो गति है वो कैसी, हर टाइम बदलती है, लेकिन इसका जो वेग है वो क्या है, एक दिशा में जाता है। ठीक है, वेग में क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वेग और यहाँ पे ये क्या है, गति, स्पीड। ये तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि गति इधर आएगी अदिश में और वेग आएगा सदिश में, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, तो ये हुआ। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ना है। तो वेग ले ले, ठीक है, वेग। ठीक, अब वेग के बाद में आप ले लो क्या, भार। ये वस्तु है, इस वस्तु का भार। अब आप बताओ यहाँ पर ये जो वस्तु है या फिर बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसका जो भार है वो एक निश्चित दिशा में लगेगा या फिर कहीं भी लगेगा। यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने पकड़ रखा है, क्या इसका जो परिमाण तो है ही, ठीक है, वजन तो है ही, लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या इधर है, या भी बोतलों को मालूम मैं छोड़ता हूँ यहाँ से, क्या ये इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा या फिर आपकी तरफ आएगा, ऐसा नहीं है। इसकी डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, इसकी दिशा है ये फिक्स है। इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये हमेशा कहाँ पर जाएगा, नीचे की साइड ही जाएगा, इस तरीके से। राइट, तो ये हुआ भार। तो भार क्या है, क्लियर हुआ, भार हो गया सदिश, भार वजन। ठीक है, भार लिख दो या फिर वजन लिख दो, ये सदिश हो गया। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये, और उसके बाद में
और क्या ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भार के बाद में विस्थापन हो गया या फिर बल हो गया, बल ले लो, बल और विस्थापन, विस्थापन ये क्या है, सदिश है। अब बल सदिश कैसे है ये भी देख लो एक बार। तो यहाँ पर यदि ये एक वस्तु है मेरे पास, ठीक है, अब ये जो ड्रम है इसको हम इधर की साइड से फोर्स मारेंगे तो उधर की साइड जाएगा, मतलब उधर जाएगा ये, ठीक है, इधर जाएगा इस तरीके से, और इधर की साइड से फोर्स मारेंगे तो उधर की साइड खिसकेगा। मतलब ये है कि जो बल की दिशा है वो फिक्स है, निश्चित है, या तो इधर से लगेगा तो इस दिशा में लगेगा, या इधर से लगेगा तो उस दिशा में लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। इसलिए बल लगाएंगे तो काम तो होगा लेकिन एक दिशा में काम होगा, इसलिए परिमाण भी है और दिशा भी है, ठीक है। तो बल क्या है, सदिश है, ठीक। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु यहां से खिसक के इधर आ गई, ठीक है, अभी यहां पर ये वस्तु है, ये यहां पर है, इसको बल लगाए तो यहां से खिसक के इधर आ गई, इसका मतलब क्या है, वस्तु यहां थी, यहां से विस्थापित इधर हो गई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो ये क्या विस्थापन हुआ। लेकिन उस पर बल लगा और बल लगा तो एक दिशा तो होगी फिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इस दिशा से यहाँ पे पहुंच गया, मतलब क्या है, इसमें दिशा है और परिमाण भी है, मतलब विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो इतना ही समझ में आया होगा, एकदम क्लियर है, एकदम प्रैक्टिकली आपको बता दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये रटने वाली कोई चीज नहीं है, इस तरीके समझना है तो चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी, राइट। तो अब बढ़ते हैं फिर आगे, और इसके आगे के जो फैक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि माप के मात्रक या फिर इकाई। किसी भी चीज को मापते हैं तो उसका मात्रक होता है, एक इकाई होती है। फॉर एग्जाम्पल लंबाई को नापना है तो उसका एक मात्रक क्या, इकाई है, ठीक है। तो इकाई क्या है उसकी, तो किसी भी लंबाई को किस तरीके से नापते हैं, ये लंबाई है तो इस लंबाई को किस तरीके से नापते हैं, टेप से नापेंगे। वो जो टेप की जो लिखे हुए डाटा रहेगा वो इसे किस रूप में मापेगा, तो या तो मीटर में, ठीक है, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, या फिर बहुत ज्यादा लंबा है, सड़क को नापना है, रोड को नापना है तो किलोमीटर में, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी लंबाई को नापने के लिए उसकी जो इकाई बनी हुई है वो क्या है, मीटर है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे है कि किसी भी चीज को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है। सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें, उसके बाद में आपको बताता हूँ पूरा वास्तविकता क्या है और किस तरीके से समझना है। तो मात्रक या इकाई, इसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने की जो इकाई है, यूनिट है, हर किसी की अलग अलग है, ठीक है। जैसे विद्युत धारा है, एम्पियर है, ठीक है, लंबाई है, मीटर है, द्रव्यमान है या फिर भार है, किलोग्राम है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर किसी भी राशि की माप करने के लिए, ठीक है, किसी भी राशि को नापने के लिए, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक या स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, ठीक है। अभी मान लो से कि पानी को नापना है, ये जो पानी है इस पानी को नापना है, या फिर ये जो लकड़ी है इसकी लंबाई को नापना है, तो सबसे पहले क्या करा, जो वैज्ञानिक थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस लकड़ी की जो लंबाई है उसका एक लंबाई ले ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ले लिया, इतना ले लिया, तो इसको क्या मान लिया, इसको सभी की सहमति से ये मान लिया कि आज के बाद ये जो होगा ये 1 मीटर होगा, इतना लंबाई जो भी होगी वो 1 मीटर की लंबाई होगी, राइट है। ये माना गया है, ये स्टैंडर्ड मान है। टोटल जो लंबाई है, जितनी भी लंबाई होगी उस लंबाई का एक अंश है जिसे स्टैंडर्ड मान लिया, इसे मानक मान लिया, ठीक है, जिसे हर कोई फॉलो करता है। तो इस तरीके से जिस राशि की माप करना हो उसी राशि के एक निश्चित मान को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये राशि जो होगी वो 1 मीटर की होगी, राइट। जिसे सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या सारे देशों में मान्यता होगी कि हाँ ये सभी लोग जो भी मापेंगे वो इस तरीके से मापेंगे, इतना मापेंगे, ठीक है, 1 मीटर। और 1 मीटर जो मीटर है, मीटर क्या है, वो इकाई है, ठीक। तो इस तरीके से लंबाई की इकाई क्या हुआ, मीटर हुई। एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहा हूं, यहाँ पर किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि का, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक या स्टैंडर्ड मान लिया जाता है।
उसे कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे लंबाई के लिए जो इकाई है उसको क्या नाम दिया, उसको मीटर नाम दिया, ठीक है। कोई पानी को नापना है या फिर दूध को नापना, उसे लीटर नाम दिया। तो इस तरीके से हर चीज का अलग अलग इकाई का नाम दिया है और उसे ही राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। जिस मान को मान लेते हैं और नाम दे देते हैं उसे ही राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, राइट। इतना कंफर्म है। अब लेते हैं एग्जाम्पल और अलग, ये जो इकाइयां हैं इसको अलग अलग देखते हैं। जो इकाइयां हैं या फिर मात्रक है, इस इकाइयों को दो अलग अलग भागों में तोड़ा गया है समझने के लिए, राइट। तो इकाइयां दो प्रकार की होती है। इकाइयां कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं, और ये है ड्राइव्ड यूनिट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से भी याद रखना है इंग्लिश, ठीक है, ये है, और यहाँ पर ये है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक। तो ये है इनका इंग्लिश में नाम। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो फंडामेंटल से ही आप समझ सकते हैं, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें ऐसी जो किसी पर निर्भर नहीं होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है और वो स्वतंत्र रूप में होती है, ठीक है, स्वतंत्र रूप में होती है। तो ऐसी इकाइयां, ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र रूप में हो, अपने आप में एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक, ठीक है। जिस तरीके से एक जंगल है, जंगल में जो शेर होता है या बब्बर शेर होता है, टाइगर होता है, वो अपने आप में एक अलग ही माहौल बना के रखता है, ठीक है। तो खुद वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। इस तरीके से दूसरे जो जानवर है जंगल के, वो क्या है, झुंड में होते हैं, लेकिन शेर झुंड में नहीं होता है। कहीं भी जाता है तो अकेला दौड़ लगाता है, शिकार करता है तो खुद अकेला दौड़ लगाता है, ठीक। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मूल मात्रक का मतलब होता है जो टाइगर है, शेर है वो, और व्युत्पन्न मात्रक मतलब जो अन्य जानवरों का झुंड है। झुंड का मतलब ये है कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। और बनाए कैसे जाते हैं कि एक जो मूल मात्रक है उसमें दूसरा मूल मात्रक मिला दे, तो इस तरीके से जो मात्रक बनेगा वो बनेगा क्या, व्युत्पन्न मात्रक, राइट। तो ये है दोनों के जो डेफिनेशन या फिर समझने का जो तरीका है, ठीक। अब आगे देखें, अब यहां पर देखें जो मूल मात्रक होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले स्वतंत्र मात्रक होता है, स्वतंत्र, ठीक है, वो किसी और से मिलकर नहीं बना होता है, पहली बात तो ये है। और ये होता है परतंत्र, मतलब ये क्या होता है, दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बना होता है। इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं, दो या दो से होता है, ठीक है। जबकि जो मूल मात्रक है वो किसी भी दूसरे मात्रक से मिलकर नहीं बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लें उदाहरण के लिए स्वतंत्र मात्रक, ठीक है, मात्रक। उसके बाद उदाहरण के लिए यहां पर देख लें तो इसका जो उदाहरण है, टाइम ले लो, समय, ठीक है, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, और उसके बाद में फिर यहां पर ले लो लंबाई, ठीक है, लंबाई ये ले लिया, ठीक है। और यहां पर द्रव्यमान, ये चीजें हमने यहां पे तीन चीजें ली, ठीक है। तो समय है, समय का मात्रक क्या होता है, तो समय के मात्रक को सेकेंड के रूप में लिया है, सेकेंड, ठीक है। तो समय की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, सेकेंड होता है। तो सेकेंड का स्मॉल एस लेते हैं, तो इसका जो मात्रक है या इकाई है वो क्या है, स्मॉल एस है, किसका, समय का, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई का जो यूनिट है या फिर इकाई है, मात्रक है, वो क्या है, लंबाई को किसमें नापते हैं, तो इसको नापते हैं मीटर में। तो यहाँ पर स्मॉल एम आ जाएगा, स्मॉल एम, ठीक है। और द्रव्यमान को किस वे में नापते हैं, तो द्रव्यमान को यहाँ पर नापते हैं केजी में, किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम। ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट या फिर मूल मात्रक, ठीक है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, दो या दो से अधिक मिलकर नहीं बना है। जबकि इसमें देखें जो व्युत्पन्न मात्रक है, इसमें इसका उदाहरण यहां पर ले लें, यहां पर इधर नीचे लिखेंगे इसको, ये। तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं क्या, स्पीड, ठीक है, स्पीड या चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा
समय, ठीक है, ये होता है। तो आपको ये पता है कि दूरी को नापते हैं, दूरी और लंबाई एक ही है, ठीक है, दूरी बोलो या फिर लंबाई बोलो एक ही है। तो दूरी को या फिर लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो यहाँ पर आ गया मीटर, मीटर, ठीक है। और समय को सेकेंड में, तो समय का यहाँ पे सेकेंड आ गया नीचे, ठीक है। अब ये एस ऊपर जाएगा एम के साथ में, तो ये एम और ये एस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एस -1 हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी घात कितनी है? 1 है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्पीड बनी या फिर चाल बनी, इसका जो मात्रक है ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये है। तो इसमें कितने मूल मात्रक है? 2 मूल मात्रक है, एक ये है मीटर है और एक सेकेंड है, ठीक है। और इस तरीके से 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना है ये, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? व्युत्पन्न मात्रक या फिर बनाया गया मात्रक, राइट। इस टाइप से ले लो बल, ठीक है। तो बल को देख सकते हैं, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण इसका, तो इसकी जो यूनिट होगी वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पे मास या द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित होगा त्वरण, ठीक है। ये बल का है, बल की परिभाषा है कि बल किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उससे उत्पन्न त्वरण को, त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है। मतलब बल और ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का यूनिट या मात्रक क्या है? इसका तो एम है, द्रव्यमान का एम नहीं केजी है, ठीक है, किलोग्राम है ये। और त्वरण, त्वरण किसको बोलते हैं? तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा ये आगे चीजें आएगी, ठीक है, सारी एक एक चीजें समझ में आएगी। तो त्वरण, तो अभी लिख लेते हैं यहाँ पर जो त्वरण है इसका यूनिट क्या होगी? तो इसकी होगी मीटर सेकेंड -2, मीटर सेकेंड -2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बल होगा। अब व्युत्पन्न मात्रक के और कौन कौन से उदाहरण है थोड़ा सा वो भी देख लें, ठीक है, वो भी आपको बता दो यहाँ पे कि और कौन सा हो सकता है व्युत्पन्न मात्रक का, ठीक है। और इधर वाले का समय, द्रव्यमान, ये बता दिया आपको पूरा कंप्लीट। और इधर का चाल हो गया और दूरी हो गया, त्वरण हो गया, उसके बाद में वेग आ जाएगा इसमें, वेग व्युत्पन्न में, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीजों को सबको सिस्टमेटिक समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आया मात्रक वगैरह। अब मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे ध्यान दें तो इसमें पद्धतियां आएगी, ठीक है, पद्धतियां आएगी अलग अलग। जो मात्रक की पद्धतियां हैं वो क्या क्या है? तो 4 प्रकार की पद्धतियां हैं और चारों इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और आने की भी पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो रेलवे की एग्जाम में अभी फिजिक्स के इस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उसको, और बाकी जितने भी एग्जाम से सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आए और थोड़ा सा और आगे बढ़े और देख लेते हैं जो मात्रक है, यूनिट है, इनकी पद्धतियां क्या क्या है, ठीक है। तो उनकी पद्धतियां यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं 2 मिनट के लिए मात्रक की पद्धतियां, ठीक है। टोटल जो मात्रक की जो पद्धतियां हैं, ठीक है, यूनिट्स की जो सिस्टम है वो कितने हैं, ठीक है। तो मात्रक की पद्धतियां यहाँ पर कितने आपको दिख रही है? तो 4 है टोटल। टोटल कितनी है? 4, ठीक है। कभी भी प्रश्न आ जाता है तो वर्तमान में टोटल मात्रक की पद्धतियां कितनी हैं, तो सबसे पहले आंसर आपको देना है 4, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, सबसे पहली कौन सी है? CGS पद्धति, CGS पद्धति। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? FPS पद्धति, FPS पद्धति। और दूसरी है MKS पद्धति। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है SI पद्धति, ठीक है। वर्तमान में इस्तेमाल होने वाली जो पद्धति है वो SI पद्धति, राइट। अब देखो इनके एक एक के बारे में। यहाँ पर C का मतलब होता है सेंटीमीटर, C मतलब क्या होता है? CM केवल लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। और G का मतलब होता है ग्राम, क्या होता है? ग्राम, ग्राम। और S का मतलब होता है यहाँ पर सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड समय को नापता है। तो यहाँ पर C सेंटीमीटर, ये किसको नापता है? लंबाई को। किसको नापता है? लंबाई,
ठीक है। और यहाँ पर ग्राम किसको नापता है, तो ये द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान। और उसके बाद में एस सेकेंड किसको नापता है, तो सेकेंड नापता है यहाँ पर समय को, ठीक है, समय टी को, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ध्यान रखना है। सीजीएस पद्धति है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि सीजीएस पद्धति में सीजीएस का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टम, ये। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, एफपीएस, ठीक। एफ मतलब होता है क्या, फुट, क्या होता है, फुट, FOOT फुट। उसके बाद पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड, और पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो FPS पद्धति है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। बात वही है कि समय के लिए यहाँ पे लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल किया है, द्रव्यमान के लिए पाउंड का इस्तेमाल किया है, और समय के लिए सेकेंड का ही इस्तेमाल किया है, और पद्धति सिस्टम है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये हो गया। अब आते हैं MKS पद्धति। तो एम का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इधर के का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है, ये देखते हैं यहाँ पर। तो इस एम का मतलब होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, लंबाई को जिसमें नापते हैं मीटर में। और इधर जो के है ये क्या है, किलोग्राम, केजी लिख रहा हूं मैं, केवल किलोग्राम। किसी भी भार को नापते हैं तो काय में MKS पद्धति में केजी में नापते हैं। तो अभी जितना भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं बाजार से, शक्कर लाते हैं या फिर चावल लाते हैं, जो भी लाते हैं, ठीक है, उसको काय में नापते हैं, केजी में नापते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें कौन सा मात्रक इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी पद्धति इस्तेमाल हो रही है, तो MKS पद्धति इस्तेमाल हो रही है, राइट, ये है। तो केजी ये है, कपड़े को नापते हैं मीटर में, लंबाई को मीटर में, तो ये अभी इस्तेमाल हो रही वर्तमान में। और उसके बाद में ये एस से होगा सेकेंड, मतलब समय के लिए सेकेंड, ठीक है, ये समय। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ लंबाई के लिए ये, और ये द्रव्यमान के लिए ये, द्रव्यमान या भार के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर एस, ये समय के लिए है, राइट। ये कंप्लीट हुआ इसका MKS पद्धति। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पद्धति है वो है SI पद्धति, ठीक है, SI पद्धति। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम में, हाँ सिस्टम इंटरनेशनल। तो इस तरीके से बना था ये भी देख लें। तो इसका इस्तेमाल किया था या प्रारंभ हुआ था 1960 से। 1960 में एक इंटरनेशनल बैठक हुई थी। उस बैठक में ये डिसीजन लिया था, और उसमें जो बैठक हुई थी उसमें एक अधिनियम भी बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय नापतोल अधिनियम, और उसी में ये डिसीजन लिया था कि अब जो भी पद्धति है, जो भी नाप वगैरह होगा, वो कि उसमें यूनिट कौन से इस्तेमाल करेंगे, वो SI पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे फुल फॉर्म पहले देख लें, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है, जिसको हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ये था जो मात्रक की पद्धतियां होती है, इन सभी के प्रकार। और जो CGS पद्धति होती है इसको फ्रेंच मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच पद्धति क्या होती है, तो आपको बताना है कि CGS पद्धति को ही फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ये जो FPS पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, राइट। तो इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक एंड करते हैं। काफी लंबी क्लास हो जाएगी, और भी आगे यदि पढ़ेंगे तो दोस्तों लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें।